नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले को लेकर के सियासत खूब देखने को मिल रही है, तो वहीं मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जा चुकी है। लेकिन इस बीच में ईडी की एंट्री हो गई और ईडी ने ताबड़तोड़ 7 अलग अलग जगह पर छापेमारी की है। इस दौरान पूर्व मंत्री कवासी लखमा के ठिकाने भी शामिल रहे और उनके करीबियों के घर भी। ऐसे में सवाल है कि क्या जल्द शराब घोटाले की परतें खुलने वाली हैं? करेंगे आज बात इसी मुद्दे पर। छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, उनके बेटे हरीश कवासी और करीबी सुशील ओझा के घर ईडी की रेड की वजह से कांग्रेस ने निकाय और पंचायत चुनाव को बताया है। कांग्रेस का कहना है कि वरिष्ठ आदिवासी नेता कवासी लखमा पर ईडी की कार्रवाई बीजेपी की दुर्भावना को दर्शाती है। ऐसे में सवाल है कि अगर शराब घोटाले की जांच की जा रही है तो उसमें गलत क्या है? अगर ईडी सबूतों को खंगालने का काम कर रही है तो इसमें किसे आपत्ति है? करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाला मामले में अब ईडी की एंट्री हो चुकी है। ईडी ने आज पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक कवासी लखमा के घर छापा मारा। इसके अलावा उनके बेटे समेत 7 जगह पर ईडी ने छापेमारी की। इस कार्रवाई में 50 से ज्यादा ईडी के अधिकारी और करीब 100 जवान शामिल रहे। कवासी लखमा पर आरोप है कि 2020 से 2022 तक जब छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री थे, तब उन्हें हर महीने 50 लाख रुपए कमीशन के रूप में दिए जाते थे। तो ये फिलहाल कवासी लखमा का जो बंगला है वो है और यहाँ पे कार्रवाई चल रही है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ अन्य जगहों पे भी दबिश की फिलहाल खबर सामने निकल के आ रही है। हालांकि जिस तरह की ये कार्रवाई है, ये कार्रवाई छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सियासत में या छत्तीसगढ़ की सियासत में जो है वो बहुत ज़्यादा सरगर्मी लाने वाली भी कार्रवाई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं कवासी लखमा। कवासी लखमा के बेटे जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। नगर पालिका के अध्यक्ष के यहाँ भी छापेमार कार्रवाई की बात सामने निकल के आई है। सामने नगरीय निकाय के और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो इन सबसे जोड़ के भी इसे देख सकती है। ईडी की रेड से इस कार्रवाई के साथ ही नेताओं में हड़कंप मच गया। कवासी लखमा के घर के साथ साथ सुकमा में मौजूद उनके बेटे के घर पर भी जब ईडी पहुंची तो कई फाइलें खंगाली गई। ईडी द्वारा आज सुबह एक साथ 3 जगह पर छापेमार कार्रवाई की गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी, साथ ही जो नगर पालिका अध्यक्ष है राजू साहू, उनके भी निवास पर छापेमार कार्रवाई की गई है। फिलहाल जो ईडी की कार्रवाई लगातार यहां पर जारी है। आप देख सकते हैं मौके पर भारी सुरक्षा बल तैनात है, सीआरपीएफ के जवान यहां पर मौजूद हैं। साथ ही और एक खबर निकल आ रही है कि जो एक ठेकेदार है उसके यहाँ भी ईडी पहुंची है। तो लगातार 3 जगहों पर जिला मुख्यालय में यह कार्रवाई जारी है। ईडी लगातार छापेमार कार्रवाई की जा रही है, कर रही है। मौके पर सीआरपीएफ के जवान मौजूद है। साथ ही आप देख सकते हैं कि गाड़ियों का यहाँ पर काफिला है। इसी गाड़ियों में ईडी की टीम आज रायपुर से यहाँ पहुंची। इसके साथ ही कवासी लखमा के कुछ करीबियों के घर भी ईडी ने दबिश दी, जिसमें चौबे कॉलोनी में रहने वाले कवासी लखमा के करीबी सुशील ओझा शामिल रहे। उनके घर पर भी ईडी पहुंची और कई तरह की जानकारी जुटाई गई। पूर्व मंत्री लखमा लगातार अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। ये पहली बार नहीं है जब लखमा पर ईडी ने छापा मारा हो। इसके पहले भी ईडी ने छापेमार कार्रवाई की थी। इस बार उनके बेटे के घर समेत 7 जगह पर ईडी ने छापा मारा। वहीं इस मामले में कुछ समय पहले ही छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने शराब घोटाला मामले को लेकर बड़ा फैसला किया था। सरकार ने इसके आगे की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। फिलहाल देखना होगा कि ईडी की इस कार्रवाई के बाद क्या कुछ सबूत निकलकर सामने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट जी।
और वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस का कहना है कि जब जब छत्तीसगढ़ में चुनाव होते हैं तब तब सेंट्रल एजेंसियों के जरिए कांग्रेस के नेताओं को निशाना बनाया जाता है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि सेंट्रल एजेंसियां स्वतंत्र रूप से अपना काम करती हैं, तथ्यों के आधार पर ही ऐसे छापे होते हैं। आदिवासी नेता कवासी लखमा के यहाँ ईडी की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की दुर्भावना को दर्शाती है। जब जब छत्तीसगढ़ में या किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं तो विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं को टारगेट किया जाता है। नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस के वरिष्ठतम आदिवासी नेता, लोकप्रिय आदिवासी नेता कवासी लखमा के घर ईडी की कार्रवाई की गई है। यह भारतीय जनता पार्टी का फ्रस्ट्रेशन है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पे दबाव बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। जो आरोपी है वो पकड़े जाते हैं और जो निर्दोष है वो छूट जाते हैं। इसमें घबराने का क्या है? इसमें हल्ला करने का, राजनीतिक वाद विवाद का बड़ा अद्भुत मामला है। जब कोई मामला संज्ञान में आया है, उसकी जांच की जा रही है, अगर वो पाक साफ होंगे तो बिल्कुल वो निर्दोष साबित होंगे और अगर इसमें कुछ पाया जाएगा तो वो पकड़े जाएंगे। इसीलिए ईडी को या जितने भी जांच एजेंसी है उन्हें निर्बाध रूप से काम करने के लिए खुली छूट रहनी चाहिए, न कि राजनीतिक टीका टिप्पणी या दोषारोपण करना चाहिए। और ज्यादा जानकारी लेंगे। रायपुर से एसोसिएट एडिटर रूपेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और सुकमा से रंजीत बराठ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रूपेश, आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि रायपुर में लगातार ईडी की कार्रवाई जारी थी। क्या अभी भी ये कार्रवाई जारी है और अभी वहां पर क्या तस्वीरें निकल के सामने आई? देखिए, जो रायपुर की फिजा है उसमें मौसम बदल गया है और राजनीतिक जो फिजा है उसमें माहौल बदल गया है। जो कवासी लखमा कल तक छत्तीसगढ़ सरकार जब तक कांग्रेस की थी आदिवासियों के सबसे बड़े चेहरे थे, लेकिन आज कवासी लखमा इसी अपने मकान नंबर 13 में ईडी के सवालों से गुजर रहे हैं। उनसे ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। उनके ओएसडी अशोका रतन में हैं, वहां पे छापेमारी की जा रही है। उनके बेटे सुकमा के जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उनके यहां छापेमारी की गई। उनके जो दूसरे करीबी हैं सुशील ओझा, उनके रायपुर स्थित आवास में छापेमारी की जा रही है, सर्च किया जा रहा है। इसके अलावा जितने भी लोग हैं जो कवासी लखमा से जुड़े रहे, जो कवासी लखमा समय जिनकी तूती बोला करती थी, वो सारे के सारे ईडी की जद में हैं, उसकी जांच की जद में हैं। सवालों के जवाब उनको देने पड़ रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कुछ दस्तावेज ऐसे ईडी के हाथ लगे हैं जिसमें काफी कुछ मिल पाया है। ये सारा ये सारी कार्रवाई है वो कार्रवाई की जा रही है शराब घोटाले को लेकर के, जिसमें पहले से कई आरोपी बंद हैं। इनमें आरोपी कवासी लखमा को भी बनाया गया था, लेकिन कवासी लखमा के ऊपर लगातार नजर रखी गई और कुछ जानकारियां ईडी ने जुटाई और उसके बाद फिर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। एक साथ प्रदेश में कई जगह न सिर्फ कवासी लखमा बल्कि तमाम उनके लोगों के बीच छापेमारी की गई। उनके जो करीबी थे उन पर छापेमारी की गई। और खबर यह भी है कि जो ऐसे कार्यकर्ता जो कि बहुत ज्यादा करीब नहीं थे उनके पास भी ईडी गई थी। हालांकि उनको अंदाजा हुआ कि कुछ है नहीं तो वापस आ गए ईडी के अधिकारी, कुछ मिला नहीं। लेकिन जिस तरह से सर्च ऑपरेशन चल रहा है उससे साफ है कि पूरी तैयारी, पूरे होमवर्क और पूरी जानकारी के साथ, पूरी तैयारी के साथ ईडी ने ये छापेमारी की है। और जिस तरह से रुपेश आप जानकारी दे रहे हैं कि अभी भी ये कार्रवाई इसी तरह से यहां पर जारी है, पूछताछ जो है वो कवासी लखमा से की जा रही है। रुपेश, लेकिन अब इस पर सियासत भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस का कहना है कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब इसी तरह से सरकारी जो एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग करती है बीजेपी, और एक बार फिर से यही आरोप लग रहा है कि अब चुनाव आने वाला है तो फिर से इसी तरह की कार्रवाई। जी हाँ, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है और न सिर्फ अभी आरोप लगा रही है, जब जब गिरफ्तारी होती है तब तब ये आरोप लगाती है कि ईडी का दुरुपयोग करके विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जब सत्ता पक्ष में थे तो आरोप ये लगता था कि सत्ता पक्ष में है इसलिए उनको बदनाम, सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यही स्टैंड रहा है कि जांच तो होगी अगर शिकायत हुई है तो, और अगर निर्दोष हैं, अगर कुछ गलत नहीं किया है तो क्या फर्क पड़ता है, जांच हो या ना हो। जांच अगर
अगर हो रही है तो दूध का दूध और पानी का पानी। ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स दोनों पार्टियों के तब से हैं जब ईडी की जांच हुई थी। ईडी की जांच के मामले में चाहे वो कोयला स्कैम हो, चाहे वो शराब स्कैम हो, इसको लेकर के जब से छापेमारी की कार्रवाई की गई है तब से लगातार ये आरोप दोनों ही पार्टियों की तरफ से लगते रहे। अब जबकि चुनाव है, अब जबकि कवासी लखमा सुकमा के सबसे बड़े नेता हैं, अब जबकि सुकमा के तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो कवासी लखमा तय करते हैं, तो जाहिर तौर पे ऐसे में इसका असर देखने को मिलेगा। जो उनके करीबी हैं, जो नगर पंचायत अध्यक्ष है साहू, राजू साहू, उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई है और कुछ दस्तावेज मिले हैं। तो लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये कार्रवाई करने में इतनी देरी क्यों की? क्या होमवर्क कर रही थी ईडी? क्या जानकारी उठा रही थी? दूसरी जो चीज है कि अगर कुछ गड़बड़ियां होंगी तो क्या इतना वक्त काफी नहीं होता है किसी के लिए भी कि उन गड़बड़ियों को ठीक कर सके? तो बड़ा सवाल यह है कि ईडी की इस कार्रवाई में हासिल क्या है, क्या हासिल होगा? जाहिर तौर पे सियासी मुद्दा बनेगा, जाहिर तौर पे लोग सवाल उठाएंगे और इसी तरह से सियासत चलती रहेगी। बिल्कुल, और सियासत इस तरह से तो जारी रहेगी, लेकिन जिस तरह से पूछताछ अभी भी रुपेश जारी है, क्योंकि एक लंबा वक्त हो चुका है। जब बाहर अधिकारी निकलेंगे, क्या खुलासे होते हैं, क्या बातचीत हो पाई है, वो भी जानकारी जानना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। मैं लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ रंजीत बराड़ जुड़ गए हैं सुकमा से। रंजीत, सुकमा की बात करें तो आपने पहले भी जानकारी दी थी कि वहां पर ईडी की जो टीम पहुंची थी वो जा चुकी है, लेकिन ये क्या जानकारी निकल के सामने आ पाई है कि क्या कुछ अहम दस्तावेज उनके हाथ लगे हैं, और क्या वहां पर से जब कार्रवाई खत्म करके ईडी की टीम गई तो किसी से कोई बातचीत आपकी हो पाई? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज सुबह सुबह ईडी की टीम यहाँ पर सुकमा पहुंची थी और 3 अलग अलग ठिकानों पर एक साथ दबिश उनके द्वारा दी गई थी। करीब 6.5 घंटे तक यह कार्रवाई चली थी और उसके बाद ईडी की टीम वहां पर से वापस लौटी है। खबर यह जो निकल कर आ रही है उसमें यह पता चला है कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष है हरीश कवासी, साथ ही जो नगर पालिका अध्यक्ष है राजू साहू, उनके घरों से कुछ अहम दस्तावेज ईडी को हाथ लगे हैं। उस दस्तावेजों को जब्त करके ईडी अपने साथ ले गई है। साथ ही जो ठेकेदार है आरएसएसबी कंस्ट्रक्शन, इन्हें भी जो पूर्व मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है कवासी लखमा, उनका करीबी माना जाता रहा है, इसलिए उनके यहाँ भी अंदेशा है कि इसी कारण से उनके यहाँ भी छापेमारी आज ईडी ने दबिश दी थी और उनके यहाँ से भी कुछ दस्तावेज और साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि कुछ जो गोल्ड है, सोना, उनके घर से बरामद यहाँ पे ईडी ने किया है। आज जानकारी तो जब ईडी द्वारा जो प्रेस नोट जारी किया जाएगा उससे प्राप्त होगी, लेकिन जो जानकारी हमें प्राप्त हुई कि जो कुछ अहम दस्तावेज यहाँ से ईडी को प्राप्त हुए हैं और जो पूर्व कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा, उनके जो पुत्र हैं जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी, उनके घर से ईडी ने दस्तावेज जब्त किए। साथ ही उनका जो मोबाइल फोन है उसे भी ईडी अपने साथ ले गई है। तो निश्चित ही आने वाले दिनों में जब ईडी द्वारा प्रेस नोट जारी किया जाएगा तो आधिकारिक तरह से आने वाले दिनों में कई सारे राज खुलने वाले हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और अब बात करते हैं भोपाल के कैश कांड की। तो भोपाल का कैश कांड जिसकी जांच 3 एजेंसियां कर रही हैं और फिलहाल इस पूरे मामले में कई ऐसे राज हैं जिनके ऊपर से पर्दा उठना अभी बाकी है, लेकिन इस बीच कई बड़े खुलासे भी हुए जो कि कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या है सौरभ शर्मा मामले का अब तक का अपडेट, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मध्य प्रदेश में सोने की अब तक की सबसे बड़ी जब्ती हुई है। इसको लेकर भोपाल के धन कुबेर सौरभ शर्मा पर लगातार कार्रवाई जारी है। लोकायुक्त और आईटी के बाद अब ईडी की टीम सौरभ के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई कर रही है। शुक्रवार को ईडी की टीम ने प्रेस लिखी गाड़ी से सौरभ शर्मा और उसके सहयोगियों के 60 ठिकानों पर छापे मारे। ईडी की टीम ने कल भोपाल में 4, ग्वालियर में 2 और जबलपुर में 1 ठिकाने पर छापा मारा। इस कार्रवाई में सौरभ शर्मा के सोने से लदी गाड़ी का खुलासा हुआ। सौरभ की कार को लेकर कहा जा रहा है कि जिस समय लोकायुक्त की कार्रवाई चल रही थी उसी दिन उस कार में सोने और कैश रखे गए थे। दोपहर 3 बजे कार की लोकेशन उसके घर के पास मिली।
संभावना जताई जा रही है कि छापे के दौरान यहीं से गोल्ड और कैश कार में रखकर पार किया गया। लोक आयुक्त की कार्रवाई भी सवालों के घेरे में है। दरअसल 19 दिसंबर को सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर पर जब लोक आयुक्त की कार्रवाई चल रही थी, तब इनोवा क्रिस्टा कार इसी सड़क पर घूम रही थी। करीब 2 बजे का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है उस कार का, जो मेंडोरी के जंगल में जिस कार से आईटी की टीम को करीब 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश मिले थे, तब वही कार जहां लोकायुक्त की टीम की कार्रवाई चल रही थी सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर में, उसी घर और दफ्तर के पास इसी सड़क पर सौरभ शर्मा की वो सोने वाली कार घूम रही थी। ईडी की कार्रवाई के बाद सौरभ शर्मा के भोपाल स्थित दफ्तर के अंदर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम भी पहुंची। इस दौरान दफ्तर में कई ऐसी चीजें मौजूद थीं जो ये बताने के लिए काफी है कि सौरभ शर्मा कैसे यहां से अपने स्वर्ण लोक को मैनेज करता है। दफ्तर में मौजूद थी नोट काउंटिंग की मशीन। दफ्तर के अंदर मौजूद थे कई दस्तावेज। ईडी ने तोड़ा अलमारी का ताला। सौरभ की पत्नी के नाम की मौजूद फाइल, अलग अलग कंपनियों की मौजूद थे दस्तावेज। जी मीडिया की टीम सौरभ के दफ्तर के अंदर पहुंच चुकी है। सौरभ का दफ्तर वही जहां 19 दिसंबर को सबसे पहले लोकायुक्त की टीम ने यहां पर छापेमार कार्रवाई की थी और लाखों रुपए की चांदी और यहां से जो है उसकी पत्नी दिव्या तिवारी से जुड़े हुए दस्तावेज यहां पर है, और ये शरद जायसवाल जो कि सौरभ शर्मा का दोस्त है उससे जुड़े जो दस्तावेज है वो भी यहां पर है, और ये किसी रिसोर्ट के दस्तावेज भी यहाँ पर मौजूद है। के पास जो है समय का कितना अभाव होता था, उसके पास कितना पैसा होता था कि वो जो है हाथों से पैसे नहीं गिन सकते था, तो यही देखेंगे कि यहाँ सौरभ के ये दफ्तर में पैसे गिनने की मशीन तक लगी हुई थी। वहीं अब इन मुद्दे पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोकायुक्त ने सौरभ शर्मा के सहयोगी शरद जायसवाल को आरोपी बनाया था, फिर उसके ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई क्यों नहीं? शुक्रवार को ईडी ने शरद के अरेरा कॉलोनी स्थित E899 घर पर भी छापा मारा। सौरभ शर्मा के अरेरा E7/78 स्थित आवास से महज 100 मीटर की दूरी पर उसके एक और मकान E7/71 पर सर्चिंग शो नहीं की। वहीं स्थानीय लोगों का दावा है कि 19 दिसंबर को यहां कुछ लोग आए थे और बाहर एक व्यक्ति कई घंटों तक बैठा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं पहली बार मीडिया के सामने सौरभ शर्मा की मां आई। सौरभ कहां है और उस पर लगे आरोपों पर सौरभ की मां ने क्या कुछ जवाब दिया, जी मीडिया की सौरभ शर्मा की मां के साथ की एक्सक्लूसिव बातचीत सुनिए। आपकी सौरभ से बात हुई है? सौरभ कहाँ है, आपको कुछ पता है? नहीं है मैम, जो सौरभ जो आरोप लग रहे हैं सौरभ पर, उस पे मढ़ा जा रहा है। आप कुछ तो कहेंगे अपने बेटे के बारे में? मैं क्या कहूँ, मेरे को ज्यादा जानकारी है ही नहीं। मैं यार सौरभ आएगा वही देगा, मुझे जानकारी नहीं है। आप कभी चेतन से मिली हैं? नहीं, मैं सब कुछ जानती हूँ को क्या होता है। सब इस दुनिया में यही रह रहे हैं तो सब जानते हैं, एक दूसरे को सब देखा हुआ है, तो थोड़ी होता है। कौन सा सोना? वो जो सोना गाड़ी मिली है गाड़ी में, उसके बारे में हमारी ना तो गाड़ी। और इसके साथ ही जी मीडिया ने सौरभ शर्मा के घर काम करने वाले नौकर से भी बातचीत की और इस दौरान नौकर ने बताया कि लोकायुक्त की कार्रवाई से 3 दिन पहले सौरभ शर्मा फरार हो गया था। मेरे साथ गोपी सिंह जी मौजूद है जो सौरभ शर्मा के घर में काम करते हैं। दादा, क्या आप इसी सौरभ शर्मा के घर पर रहते हैं? जी। क्या काम काज आप यहाँ करते हैं? सर मैं तो यही मतलब करता अपना चौकीदारी। कब से कर रहे हैं? 1 साल हो गया सर। अभी कौन कौन? और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता अनिल नागर भोपाल से जुड़ गए हैं। अनिल, लगातार आपने इस पूरे मामले को कवर किया, मां से बातचीत हुई और इसी के साथ ही नौकर से बातचीत हुई, क्या जानकारी अभी तक हाथ लगी है? क्योंकि उनके वकील का भी बयान सामने आया था। देखिए, सौरभ को लेकर काफी तस्वीरें अब जो है धीरे धीरे साफ होने लगी है। सौरभ की मां भी आज सामने आई और उन्होंने भी कई सवालों के जवाब दिए। सौरभ की मां का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से बड़ा चढ़ा के आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है
और बीते 10 दिनों से सौरभ से उनकी बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन एक बड़ी बात जो है सौरभ की मां ने कही है कि उनके बेटे यानी सौरभ शर्मा को उसकी जान को खतरा है। अब एक बड़ा सवाल सबसे यही है कि आखिर सौरभ की जान को किससे खतरा है, सौरभ के पीछे कौन ऐसे लोग हैं कि अब उसकी जान को खतरा रहने लगा। यानी ये पूरा मामला सौरभ शर्मा की काली कमाई की करतूतें सामने आने के बाद जो है उसकी जान को खतरा बना हुआ है। यानी ये बहुत स्पष्ट जो है नजर आ रहा है कि सौरभ के पीछे कई और बड़े लोग हैं और यही कारण है कि सौरभ की मां अब ये कह रही है कि सौरभ की जान को खतरा है। देखिए, जो सौरभ शर्मा के घर पर काम करने वाले जो केयरटेकर है उसने जी मीडिया से बातचीत में कई खुलासे करते हुए बताया कि जो है 19 दिसंबर को जब लोकायुक्त की टीम ने सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर पर छापेमार कार्रवाई की, उससे पहले जो है सौरभ 3 दिन पहले ही यानी 16 दिसंबर को वो अपनी पत्नी के साथ मुंबई गया था। एक स्कूल की फ्रेंचाइज के संबंध में वो किसी से बातचीत उसे करनी थी, इसके चलते वो मुंबई गया था। और ये भी जानकारी जो है केयरटेकर ने दी है कि जिस कार में 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश मिले थे, वो कार जो है सौरभ शर्मा की ही है। वो सौरभ शर्मा के घर पर ही आती थी, कई बार उसके घर पर खड़ी रहती थी और ज्यादातर जो वो कार थी वो वही सौरभ शर्मा के एक घर से दूसरे एक और जो बंगला है, नया बंगला सौरभ की मां ने खरीदा है, उस बंगले में वो कार खड़ी रहती थी। और लोकायुक्त की टीम ने जब 19 दिसंबर को यहां पर छापेमार कार्रवाई की थी और तब वो कार भी जहां खड़ी रहती थी उस घर के भी लोकायुक्त की टीम ने कुछ फोटो लिए थे। लेकिन ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी है क्योंकि लोकायुक्त की कार्रवाई पे भी कई तरह के सवाल जो है खड़े हो रहे हैं। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार सौरभ शर्मा वो कब पुलिस के हत्थे चढ़ेगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपको और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश।